हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हायर परचेज अकाउंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हायर परचेज है क्या चीज। बेसिकली हायर परचेज इज अ एग्रीमेंट इन विच परचेजर परचेज द गुड्स एंड ही मेक द पेमेंट अंडर इंस्टॉलमेंट बेसिस। मतलब हायर जो परचेजर होता है वो सामान खरीदता है सामान के सेलर से, जो कि गुड्स का वेंडर है या सेलर है, और जो गुड्स का पेमेंट किया जाएगा वो एक साथ नहीं करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। यानी कि ये एक तरीके से परचेजर को सहूलियत दे रहा है कि वो सारा पेमेंट एक साथ नहीं करके धीरे धीरे टुकड़ों में उस चीज का पेमेंट कर सकता है। अब बात आ रही है कि अगर परचेजर टुकड़ों में पेमेंट कर रहा है यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहा है तो उसको एक इंटरेस्ट चार्जेस भी बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपको क्रेडिट दे रहा है तो उस क्रेडिट पे वो हमेशा क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द हायर परचेज कि गुड्स परचेज किए जाते हैं, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है और हर इंस्टॉलमेंट में क्या जुड़ा हुआ होता है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन को चेक करते हैं कि बुक्स में ऑथर्स ने इसको कैसे डिफाइन किया है। हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी पेड इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। मतलब जिसमें गुड्स की जो प्राइस का पेमेंट होता है पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स में होता है। ये पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है कि जो इंस्टॉलमेंट्स होती है ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ये एनुअली भी हो सकती है। आगे लिखा हुआ है द परचेजर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। मतलब परचेजर इस एग्रीमेंट को कभी भी तोड़ सकता है। अगर परचेजर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट अपने आप ही क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन इस केस में वेंडर को एक राइट होता है कि वो गुड्स को फॉरफिट कर सकता है, गुड्स को जब्त कर सकता है। तो रिमेंबर, परचेजर एग्रीमेंट कभी भी तोड़ सकता है। आगे लिखा हुआ है इन सच ए केस वेंडर कैन टेक द गुड्स बैक। वेंडर अपनी गुड्स को वापस ले सकता है एंड इंस्टॉलमेंट पेड बाय परचेजर इज फॉरफिटेड। और जो इंस्टॉलमेंट परचेजर ने पे करी थी वो जब्त हो जाती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो गलती परचेजर ने करी और खामियाजा भी परचेजर को ही भुगतना पड़ा कि उसकी गुड्स भी वेंडर ने वापस ले ली और जो इंस्टॉलमेंट परचेजर ने पे कर दी है वेंडर वो इंस्टॉलमेंट उसको वापस भी नहीं करेगा, वेंडर उन इंस्टॉलमेंट्स को फॉरफिट कर लेगा। अब बात करते हैं टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में बेसिकली किन टर्म्स का नॉर्मली यूज होता है। उसमें देखिए कुछ 6-7 टर्म्स मैंने यहां पे लिखी है। उसमें फर्स्ट टर्म लिखी है हायर परचेज प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे HPP, दैट इज हायर परचेज प्राइस, टोटल प्राइस पेड बाय द बायर। यानी कि जो गुड्स का परचेजर है, जो खरीदार है, जो जितना पैसा पे करेगा, टोटल जितना अमाउंट वेंडर को देगा एट द एंड जब सारी इंस्टॉलमेंट हो चुका देगा, उसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस निकालने का हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यानी कि हायर परचेज प्राइस दो चीजों से जुड़ के बनती है, एक तो होती है कैश प्राइस और प्लस उसमें जोड़ा जाता है इंटरेस्ट। अब आती है बात की कैश प्राइस क्या होती है। कैश प्राइस, दिस इज द प्राइस ऑन विच आइटम्स आर सोल्ड ऑन कैश बाय द सेलर। अगर गुड्स को परचेजर कैश में खरीदता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद रहा है, अगर वो कैश में खरीदता है तो उस प्राइस को हम बोलते हैं कैश प्राइस। रिमेंबर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर गुड्स कैश में खरीदी जाए तो परचेजर कितना अमाउंट पे कर सकता है या कितना अमाउंट पे करेगा, उस प्राइस को हम बोलते हैं कैश प्राइस। लेकिन जो हायर परचेज प्राइस होती है उसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है और मैंने बोला कि हर इंस्टॉलमेंट में क्या जुड़ा हुआ होता है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हायर परचेज प्राइस का जब फॉर्मूला बना था तो कैश प्राइस अगर हम कैश में खरीदते हैं, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो हमें साथ में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो HPP तो बना कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, और कैश प्राइस क्या हुआ कि अगर उस गुड्स को कैश में खरीदा जाएगा तो कितना अमाउंट परचेजर वेंडर को पे कर सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को अपन बोल सकते हैं इमीडिएट पेमेंट। जब परचेजर गुड्स को खरीदता है तो वेंडर उससे डिमांड करता है कि आप कुछ अमाउंट 10%, 20%, 25% कुछ अमाउंट इमीडिएट जमा करवा दीजिए, बाकी का पेमेंट आप चाहे इंस्टॉलमेंट में करते रहे। जैसे एग्जांपल बनाते हैं कि 2 लाख रुपए की अपन ने मान लेते हैं कोई गुड्स परचेज करी, कोई असेट खरीदी अपन ने,
और 25% हमने कैश जमा करा दिए, तो 2 लाख का 25% कितना हो गया 50,000, इसको हम बोलेंगे डाउन पेमेंट। और जो बाकी का 1,50,000 है वो हमें 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 50,000 की हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी, साथ में उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा। तो डाउन पेमेंट का मतलब हो गया वो पेमेंट जो तुरंत दिया जाता है परचेजर द्वारा, इट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। अब बात करते हैं नंबर 4 पे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज व्हाट? एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस। अगर हायर परचेज यानी कि हायर परचेज प्राइस ज्यादा है और कैश प्राइस कम है, यानी कि दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं HPP माइनस CP, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, HPP के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो ऑफ कोर्स HPP में से अगर कैश प्राइस माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा, टोटल इंटरेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5, हायर परचेजर। इट्स वेरी सिंपल, जो गुड्स को खरीदता है, इंस्टॉलमेंट पे गुड्स को खरीदता है, उसे हम बोलते हैं हायर परचेजर। नेक्स्ट है हायर वेंडर। हायर वेंडर जो पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गुड्स को सेल कर रहा है, उसे हम बोलते हैं हायर वेंडर। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है हायर वेंडर जिस प्राइस पे गुड्स को खरीदता है, हायर वेंडर, परचेजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हायर वेंडर जिस प्राइस पे गुड्स को खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हायर परचेज की टर्म समझने के बाद अब हम बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग की। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस, तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं फॉर कॉस्टली आइटम्स, मतलब अकाउंटिंग फॉर कॉस्टली आइटम्स, और यू कैन से फॉर सिग्निफिकेंट वैल्यू, जिनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। और एक हम अकाउंटिंग करेंगे स्मॉल वैल्यू आइटम्स, जिनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। इस टाइप की कैटेगरी में बेसिकली आते हैं मशीनरीज, ट्रक्स, 4 व्हीलर्स, और इसमें आते हैं स्मॉल वैल्यू आइटम्स में टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, इस टाइप के आइटम्स हम कंसीडर करते हैं स्मॉल वैल्यू आइटम्स में। पहले हम बात करते हैं कॉस्टली आइटम्स की, यानी कि जिनकी वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट है। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो इसकी अकाउंटिंग 2 मेथड से होती है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड टोटल असेट्स मेथड एंड द सेकंड मेथड इज कॉल्ड असेट्स एक्रूअल मेथड। और ये, और आपको बता दूं, ये जो दोनों अकाउंटिंग होती है ये परचेजर की बुक्स में होती है, यानी कि परचेजर 2 तरह से अकाउंटिंग कर सकता है कॉस्टली आइटम्स की। एक कहलाता है टोटल असेट्स मेथड और दूसरा कहलाता है असेट्स एक्रूअल मेथड। लेकिन अगर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सिर्फ एक मेथड चलता है टोटल असेट्स मेथड, यानी कि वेंडर की बुक्स में सिर्फ टोटल असेट्स मेथड से ही अकाउंटिंग होती है। अब हम बात करते हैं एंट्रीज की, कि एंट्रीज किस तरह से पास की जाती है, और हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं टोटल असेट्स मेथड। मैंने इस तरह से प्रेजेंट करा है, ये हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज होगी और इधर राइट हैंड साइड पे हम एंट्री पास करेंगे हायर वेंडर की बुक्स में। सो चेक द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और मेथड का नाम है टोटल असेट्स मेथड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होता है तो उस समय सबसे पहला काम होता है कि परचेजर असेट्स को खरीदता है, तो असेट्स खरीदने की बेसिकली ये एंट्री है, और द एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अगर अपन इस एंट्री के लॉजिक पे आए तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर अपन इस तरह से चले, आ क्या रही है हमारे पास एसेट, और देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर, वेंडर इज द गिवर। और अगर हम दूसरे रूल से समझे, जो रूल मैंने आपको हमेशा जनरल एंट्रीज के समय भी बताया था, बट मैं एक बार दोबारा बता दूं जो लोगों ने जनरल एंट्रीज की क्लास अटेंड नहीं करी थी, एक अपना बहुत कॉमन रूल होता है अकाउंटिंग के अंदर, जिसको हम सुपर गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। वो होता है ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। एक बार दोबारा समझ लीजिए, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हमें डेबिट करने होते हैं, लायबिलिटीज और इनकम हमें क्रेडिट करने होते हैं। तो हमने असेट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि असेट डेबिट होती है। हायर वेंडर को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि वेंडर इज अ लायबिलिटी। हमने अभी वेंडर से सामान खरीदा है, अब धीरे धीरे हम वेंडर को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो तब तक वेंडर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन ऑन डाउन पेमेंट। हमने असेट तो आ गई हमारे पास, अब हम उसका डाउन पेमेंट करेंगे। डाउन पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट। तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसका भी लॉजिक समझते हैं, सुपर गोल्डन रूल से समझने की कोशिश करते हैं। हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी थी, और मैंने बोला आपको लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बट आप यहां लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो। अगर लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी को कम कर रहे हो, तो लायबिलिटी को रिवर्स कर दीजिए।
तो लायबिलिटी को कम करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू बैंक, अब यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है या बैंक से पैसा जा रहा है, हमारी एसेट कम हो रही है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, बट एसेट्स को अगर कम करना है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आता है थर्ड ट्रांजेक्शन, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। अब नेचुरली की डाउन पेमेंट तो हो गया, बट आगे की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट सब आती जाएगी। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले, हर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी है। तो जो परचेजर है उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला असेट्स और एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू, अब ये पेमेंट किसको करेंगे हम, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं असेट्स डेबिट होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, हमें ये पेमेंट हायर वेंडर को करना है, तो हायर वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी है। नंबर फोर्थ, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड, जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट करेंगे सेकंड करेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करेंगे तो भी एंट्री यही होगी, हायर वेंडर टू बैंक। अब इस एंट्री का लॉजिक समझते हैं। जब हमने एसेट्स खरीदी थी, हायर वेंडर को क्रेडिट करा था क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी थी। अब लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू बैंक, पैसा जा रहा है, हमारी एसेट कम हो रही है, एसेट डेबिट होती है, लेकिन अगर एसेट को कम करना है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। नंबर 5, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जो एसेट्स हमने खरीदी है क्योंकि वो तो हमारी एसेट है, तो उस एसेट के ऊपर हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं, और एसेट कम हो रही है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और एसेट्स को कम करना है तो उसे रिवर्स करना होता है, तो उसे हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया। और एक लास्ट सिक्स्थ एंट्री लिखी है फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, जो हमने इंटरेस्ट को डेबिट करा है और डेप्रिसिएशन को डेबिट करा है, ये दोनों हमारे एक्सपेंडिचर हैं और ये दोनों अकाउंट P&L में जाके क्लोज हो जाएंगे। अगर हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म है तब तो हम P&L अकाउंट लिखेंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को डेबिट करा है, डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करा है, और हम इसको बंद कर रहे हैं, P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर रहे हैं, तो ये रिवर्स हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो गया और डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट हो गया। अगर कंपनी के बुक्स में एंट्री की जा रही है तो P&L की जगह हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। तो ये हमने एंट्री पास करी है किसकी बुक्स में, परचेजर की बुक्स में। हाँ, अब ये जैसे हमने एंट्री करी है भी फर्स्ट ईयर की, अब मान लेते हैं सेकंड ईयर में भी एंट्री करनी है तो एंट्री रिपीट होती जाएगी। ये दो एंट्री आपकी नहीं होगी सेकंड ईयर में, एक तो असेट्स खरीदने की और एक डाउन पेमेंट करने की, उसके बाद की आगे की चारों एंट्री रिपीट होती जाएगी। जैसे हम जब सेकंड ईयर में आएंगे तो हमें इंटरेस्ट भी ड्यू करना पड़ेगा, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट टू वेंडर, फिर हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी हायर वेंडर टू बैंक, फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन टू असेट, और फिर हम उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही थर्ड ईयर में एंट्री हो जाएगी आपकी। अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर कैसे एंट्री करेगा, यानी कि जो बेचने वाला है वो किस तरह से एंट्री पास करता है। तो एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, ऑलमोस्ट हर एंट्री रिवर्स हो जाती है, मतलब जो एंट्री परचेजर करता है वेंडर उसकी रिवर्स एंट्री पास करता है। जैसे यहाँ पे असेट खरीदने की एंट्री हुई थी असेट्स टू हायर वेंडर, अब यहाँ पे वेंडर तो असेट को बेच रहा है, तो बेच रहा है किसको, परचेजर को, तो हु इज द रिसीवर, हायर परचेजर, और क्या करा उसने, गुड्स बेचा, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, और गुड्स की जगह हम लिखेंगे सेल। एक बात ध्यान रखने की है, जो पर्सन खरीद रहा है, जो हायर परचेजर है, उसके लिए वो एसेट है, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए वो एसेट नहीं है, उसके लिए तो बिजनेस की नॉर्मल गुड्स है। तो ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे एसेट अकाउंट यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें गुड्स मानना है, और गुड्स की जगह हम अकाउंट हमेशा यूज करते हैं सेल। तो हमारी एंट्री बन गई हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसको दूसरे लॉजिक से समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया असेट डेबिट होती है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो हमने हायर परचेजर को सामान बेचा तो हमें हायर परचेजर से पैसा लेना है, हायर परचेजर हमारी एसेट है, और सेल एक तरह से हमारी इनकम है। इनकम असेट्स डेबिट, असेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होती है, सेल हमारी इनकम है। नंबर 2, डाउन पेमेंट। अब जो हायर वेंडर है उसे डाउन पेमेंट मिलेगा,
मिलेगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हमारा असेट बढ़ गई, असेट को डेबिट कर देंगे। और हायर परचेजर, जो हायर परचेजर जिसको हमने अपना असेट माना था उससे पैसा मिल गया तो हमारी असेट अब थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हमें अब कम पैसा मिलेगा, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। असेट को कम करने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, हायर परचेजर को कम कर दिया, थोड़ा कम पैसा मिलेगा अपने को उससे। ऑन इंटरेस्ट ड्यू, अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने की तैयारी कर रहे हैं बट उससे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। किसके ऊपर? हायर परचेजर के ऊपर। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्रेडिट करने का लॉजिक, इंटरेस्ट हमारी इनकम है और हमें ये इंटरेस्ट किससे वसूल करना है? हायर परचेजर से। हायर परचेजर से लेना है तो वो हमारी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। अगर आप देखें तो यहां एंट्री हुई थी इंटरेस्ट टू वेंडर, यहां उसके बिल्कुल उल्टा हो गया, इंटरेस्ट डेबिट की जगह यहां पे इंटरेस्ट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। नंबर 4, अब हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी। इंस्टॉलमेंट मिलेगी, पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और हु इज द गिवर? देने वाला कौन है? हायर परचेजर। हायर परचेजर जिसे हमने फर्स्ट एंट्री में डेबिट करा था, अपनी एसेट माना था, अब वो हमें पैसा दे रहा है तो हमें अपनी एसेट को कम करना पड़ेगा। एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, इसलिए हायर परचेजर को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। 5th नंबर पे है फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट। अगर हमें इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करना है, जैसे अपन यहाँ पे भी क्लोज करा था, तो इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है तो क्लोज करने के लिए हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, अब क्लोज करना है तो हम डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट टू P&L। इसी तरह एक चीज और हो जाएगी, जो हायर सेल्स है ये भी क्लोज होती है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर क्लोज होती है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सेल क्रेडिट हुआ था, क्लोज करने के लिए उसको हम डेबिट कर देंगे। एक चीज और, यहां हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करी थी क्योंकि जो खरीदार होता है उसके लिए वो एसेट है और एसेट्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। लेकिन जो बेचने वाला है उसके लिए तो नॉर्मल गुड्स है और वो गुड्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है। तो इस तरह से इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, हायर परचेज की टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स हम यूज में देते हैं, हायर परचेज की जो अकाउंटिंग होती है, कितने मेथड, कितने तरह की तो गुड्स होती है, स्मॉल वैल्यू की, एक हायर वैल्यू की, और जो अकाउंटिंग होती है वो कितने तरह से होती है, और बेसिक एंट्रीज किस तरह से परचेजर और वेंडर की बुक्स में पास की जाती है। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।